हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रॉयल घर जमा एपिसोड 493 से लेके 494 अब की बार 2 एपिसोड लेके आया हूँ। आप लोग देखिए और इसको प्यार दीजिए और जल्द से जल्द एक के हमारा कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। सीक्रेट आर्मी बेस के बंकर में आइसोलेशन चैम्बर के बाहर फर्श पर डॉक्टर ब्रिजमोहन बेसुध हालत में करवट लिए पड़े थे। उनके होठों से हल्की सी कराह निकल रही थी, जैसे शरीर अब भी गौतम की एक ही किक के असर को महसूस कर रहा हो। गौतम की वो किक किसी आम झगड़े वाली लात नहीं थी, बल्कि उसमें इतनी सटीकता थी जिससे चोट न पहुंचे, लेकिन इतनी ताकत जरूर थी कि ब्रिजमोहन का शरीर एकदम से संतुलन खोकर चैम्बर के बाहर जा गिरा। डॉक्टर अय्यर और उनकी टीम ये नजारा देखकर सन्न रह गए थे। ब्रिजमोहन, आप ठीक हैं? डॉक्टर अय्यर ने झुककर ब्रिजमोहन को सहारा दिया, उनके कंधे पर हाथ रखकर सीधा करने की कोशिश की। ब्रिजमोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली, चेहरे पर अभी शौक और इरिटेशन साफ झलक रही थी। गौतम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं सिक्योरिटी को बुलवाकर अभी कभी तुम्हें स्पेस से निकलवा दूंगा। ब्रिजमोहन की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उनके शरीर का हल्का सा कांपना इस बात का सबूत था कि वो अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए। गौतम ने बिना एक पल गवाए हाथ से इशारा किया कि सब लोग रुक जाएं। डॉक्टर ब्रिजमोहन, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो शायद आप इस समय यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस नहीं कर रहे होते। उसके इस काम लेकिन कॉन्फिडेंट जवाब ने चारों तरफ सन्नाटा फैला दिया। टीम के बाकी साइंटिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे समझ नहीं पा रहे हों कि गौतम किस बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर अय्यर, आपके असिस्टेंट से वो टेस्ट ट्यूब मुझे दीजिए, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले मंगवाई थी। अय्यर के असिस्टेंट ने तुरंत पास रखी ट्रे से एक सील टेस्ट ट्यूब उठाई और आइसोलेशन चैम्बर के दरवाजे से अंदर फेंक दी। टेस्ट ट्यूब हवा में घूमती हुई गौतम के हाथ में आ गिरी। उसने ऐसे पकड़ा जैसे कोई सोल्जर अपनी राइफल संभालता है। फिर सबकी आंखों के सामने गौतम ने अपना दायां हाथ कसकर मुट्ठी में बंद किया और टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ऐसे लगाया जैसे उसमें कुछ भर रहा हो। उसका चेहरा एकदम गंभीर था, जैसे वो हर माइक्रो सेकंड की गिनती कर रहा हो। कुछ ही पल बाद उसने टेस्ट ट्यूब को सावधानी से सील किया और भारी कदमों से चैम्बर के बाहर आ गया। उसके कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी और उस गूंज में एक अजीब सी बेचैनी मुझे मेरे सवालों के जवाब टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कीजिए रॉयल घर जमा, दो नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन करना, बाकी अपने चैनल लीव कर दो। ध्यान रखना, सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमा के दो नंबर पे जो मिलेगा उसको ज्वाइन करना। 11011 के प्लस मेंबर है, रॉयल घर जमा सर्च करते हो 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11000 प्लस मेंबर उसको ज्वाइन करना है। एक मिनट। गौतम ने हाथ उठाकर पास खड़े असिस्टेंट को मैग्नीफाइंग ग्लास लाने का इशारा किया। जब ग्लास आया तो उसने टेस्ट ट्यूब को उसके नीचे रखा और सबसे पहले खुद देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी कसावट आ गई। फिर उसने टेस्ट ट्यूब को डॉक्टर अय्यर की तरफ बढ़ाया। एक एक करके सबने टेस्ट ट्यूब के अंदर झांका। पारदर्शी लिक्विड में एक बाल जितनी पतली लाल सी चीज तैर रही थी। सही मायनों में वो हिल रही थी, जैसे उसमें जान हो। कमरे में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। किसी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एक ही सवाल सबके मन में गूंज रहा था कि आखिर वो था क्या। गौतम के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, जैसे उसकी अगली बात पर उनकी सांसें टिकी हों। इस टेस्ट ट्यूब में उस महामारी का असली सोर्स है। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरते हुए सबके कानों तक पहुंचे, कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अय्यर, ब्रिजमोहन और बाकी सारे साइंटिस्ट एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तुम कहना क्या चाहते हो गौतम? गौतम ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो पहले से जानता था कि ये सवाल पूछा जाएगा। वो रिसर्च लैब की ओर बढ़ा और सब उसके पीछे चल दिए। वहां पहुंचकर उसने टेस्ट ट्यूब को धीरे से टेबल पर रखा और हाथ से इशारा किया। तुरंत लैब टेक्नीशियंस ने उसे स्टरलाइज चैम्बर में रखकर एक हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से जोड़ दिया। कुछ ही पलों में लैब की बड़ी स्क्रीन पर टेस्ट ट्यूब के भीतर की दुनिया जिंदा उठी। जो चीज नंगी आंखों से एक बाल जितनी पतली और लाल नजर आ रही थी, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में एक डरावने रूप में सामने थी। वो लाल रंग की लंबी पतली संरचना किसी धागे जैसी थी, लेकिन उसकी सतह पर छोटे छोटे काले धब्बे थे और सबसे खतरनाक बात, उन पर सूक्ष्म पैर जैसी आकृतियां उगाई थी जो धीरे धीरे हिल रहे थे। डॉक्टर अय्यर चौंकते हुए बोले, हे भगवान, ये तो जिंदा है। गौतम ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये एक पैरासाइट है, असली इंफेक्शन का सोर्स। कमरे में मौजूद हर वैज्ञानिक की रीढ़ में ठंडक उतर गई। डॉक्टर अय्यर आगे बढ़े। उनकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। मैंने आज तक ऐसा पैरासाइट स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा, ना मोर्फोलॉजी और ना कोई मूवमेंट। मैंने भी नहीं डॉक्टर अय्यर, लेकिन ये किसी एलियन पैरासाइट जैसा दिख रहा है। ये शब्द एलियन पैरासाइट सुनते ही कई साइंटिस्ट की भौहें सिकुड़ गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये पैरासाइट स्पेस से आया है? कहना मुश्किल है, पर मुझे शक है ये आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड है, किसी लैब में बनाया गया है, किसी ऐसे मकसद के लिए जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गौतम ने अपनी नजरें सीधे ब्रिजमोहन की तरफ टिकाई, मानो उसे चुपचाप कोई संदेश दे रहा हो। फिर उसने बाकी सभी की तरफ मुड़कर विस्तार से बताना शुरू किया। ये पैरासाइट इंसान के शरीर में दाखिल होकर बड़ी आसानी से ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये सीधे हार्ट और लंग्स को ब्लॉक कर देता है। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि लैब का हर शख्स बिना पलक झपकाए उसे सुन रहा था। जब ये काम करता है, धड़कनें रुक जाती हैं, पल्स गायब हो जाती हैं। देखने वाले को लगता है कि इंसान मर चुका है, लेकिन असल में वो तब भी जिंदा होता है। ये सुनते ही एक फीमेल साइंटिस्ट के हाथ से क्लिपबोर्ड छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गौतम ने आगे कहा, बिना ये सच्चाई जाने लोग अपने अपनों को जला देते हैं, दफना देते हैं, जबकि उनके भीतर उस वक्त भी जिंदगी बाकी होती है। लैब में खामोशी का माहौल गहरा हो गया। हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी की परतें जम गईं। बाहर कहीं दूर हवा का झोंका दरवाजे से टकराया, लेकिन वहां खड़े किसी के भी शरीर में हलचल नहीं थी। सब बस गौतम की ओर देख रहे थे, जैसे उनके सामने खड़ा शख्स किसी और ही दुनिया का सच्चा गवाह हो।
कमरे में बैठे वैज्ञानिकों की आंखें उस बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी जहां उस परजीवी का माइक्रोस्कोपिक लाइव फीड चल रहा था। किसी की सांस तेज थी, किसी के माथे पर पसीना था, मानो सबकी नसें खिंच चुकी हों। कोई भी नजरें हटाने को तैयार नहीं था, जैसे डर था कि अगर एक पल के लिए भी देखा नहीं तो ये जीव उन्हें निगल जाएगा। गौतम आगे बोला, ये परजीवी इंसान के शरीर में घुसकर वहीं नहीं रुकता, ये मल्टीप्लाई होता है, फैलता है और जैसे कोई दूसरा इंसान 2 मीटर के दायरे में आता है, ये उसके शरीर में भी दाखिल हो जाता है। कमरे के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ था, फिर भी सभी को एक ठंडक ने घेर लिया, जैसे किसी ने अनजाने में चारों ओर बर्फ फैला दी हो। हर किसी की नजर अपने बगल वाले पर पड़ी। सबने अपने बीच की दूरी मापी और कुर्सियां थोड़ी पीछे खिसका ली। कुछ के हाथ पैंट की जेब में चले गए, मानो कोई अदृश्य संक्रमण उनसे टकराने ही वाला हो। तो फिर गौतम, तुमने डॉक्टर कपूर को कैसे ठीक किया? और जब तुम उनके बेजान शरीर के पास गए तो वो वायरस तुम्हारे शरीर में क्यों नहीं आया? ये सवाल कमरे के बीचों बीच ऐसे तैर गया जैसे किसी ने वहां एक तेज रोशनी का गोला फेंक दिया हो। सबकी नजरें अब गौतम पर थीं। वो जानता था कि सच बताना आसान नहीं होगा। उसके अंदर मौजूद सुपर पावर, एक ऐसा राज जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। डॉक्टर कपूर की पल्स और हार्ट बीट चेक करते वक्त मुझे समझ आ गया था कि उनके दिल को कोई चीज ब्लॉक कर रही है। मैंने एक प्राचीन एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने उनके शरीर में ही उस वायरस को रोक दिया। फिर मैंने उसे एक चुंबक की तरह खींचकर उनके कान से बाहर निकाल दिया। आयुर्वेद सिर्फ प्राकृतिक दवाओं का नाम नहीं है, इसमें ऐसी तकनीकें भी हैं जो किसी भी वायरस को अपने ऊपर असर नहीं करने देती। डॉक्टर अय्यर की आंखों में एक चमक उभरी, जैसे उम्मीद की बुझी लौ में फिर से हवा लग गई हो। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर ब्रिजमोहन के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल चुकी थी। उसके हाथ टेबल पर मजबूती से टिके हुए थे। बकवास है, विज्ञान को इन अंधविश्वासी तरीकों से जोड़ना मूर्खता है। डॉक्टर अय्यर ने शांत लहजे में कुछ कहने की कोशिश की। ब्रिजमोहन, ये समय बहस का नहीं है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे अय्यर? हमें गौतम की जरूरत नहीं है। मैं लंदन से डॉक्टर सार्थक को बुलाऊंगा, वो दुनिया के सबसे कम उम्र के पैरासाइट एक्सपर्ट हैं, वही इस काम के लिए सही है। ये कहते हुए ब्रिजमोहन ने अपनी फाइल्स उठाई, कुर्सी को पीछे धकेला और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अय्यर ने धीरे से गौतम की तरफ देखा और गौतम ने भी उस नजर का जवाब एक हल्के लेकिन गंभीर भाव से दिया। डॉक्टर अय्यर, ये वायरस जल्दी म्यूटेट होकर और तेजी से फैलने लगेगा, तब इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें अभी इसी वक्त कोई रास्ता निकालना होगा। अय्यर की पलकें धीरे धीरे झपकी, जैसे वो हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हो। उनकी आंखों में एक ही बात साफ थी कि समय बहुत कम था और अगर देर हुई तो जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दूसरी तरफ अपने विला के बेडरूम में अकेली बैठी अवनी का दिल बेकाबू धड़क रहा था। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन उसके लिए समय जैसे थम सा गया था। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी थका और उदास लग रहा था। उसने अचानक अपना फोन उठाया और गौतम का नंबर डायल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा, जिसने अवनी की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। उसके जहन में एक ही डर बार बार उभर रहा था कि कहीं साइंटिस्ट की मदद करते करते गौतम खुद उस खतरनाक वायरस के संपर्क में तो नहीं आ गया। उसका सीना भारी हो रहा था, आंखों में नमी उतर आई थी और दिमाग में ढेर सारे बुरे ख्याल दौड़ रहे थे। तभी अचानक दरवाजा बिना दस्तक के खुला और अनिल कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरों ने तुरंत अवनी के चेहरे की बेचैनी पकड़ ली। वो अवनी के पास आकर फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ अवनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा, मुझे गौतम की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो लोग उसे कहाँ ले गए। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसकी आवाज टूटने लगी थी। वो जैसे किसी अदृश्य डर से लड़ रही थी और हार मानने को मजबूर थी। अवनी, खुद को संभालो, गौतम को कुछ नहीं होगा। उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद कहा था कि गौतम एक नेशनल एसेट है, वो लोग उसे कुछ नहीं होने देंगे। और याद रखो, वो मेडिकल एक्सपर्ट है। ऐसी स्थिति में वो खुद का ख्याल रखना अच्छी तरह जानता है। अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में भरोसा भरने की कोशिश की, लेकिन अवनी के भीतर की हलचल इतनी गहरी थी कि कोई भी तसल्ली उसे थाम नहीं पा रही थी। पापा, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। पहले मॉम और अब गौतम। मुझे मॉम की तबीयत की भी बहुत चिंता है। गीता का नाम सुनते ही अनिल के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। उसके होंठ हल्के से भिज गए, लेकिन उसने अपने भाव को छिपाने में देर नहीं की। तुम अब सो जाओ अवनी, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर अनिल चुपचाप अवनी के रूम से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसे गीता खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोर चमक थी। वो रूखे शब्दों में अनिल से बोली, कहीं तुमने अवनी को मेरी तबीयत वाले नाटक का सच तो नहीं बता दिया? अनिल ने सीरियस लेकिन हताश टोन में कहा, नहीं। अच्छा किया, और ध्यान रहे अगर अवनी को सच पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। गीता का लहजा सख्त था और उसकी आंखों में एक खतरनाक आत्मविश्वास झलक रहा था। अनिल के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो जैसे इस पूरे खेल से ऊब चुका था। गीता, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो ये परिवार बिखर जाएगा। इतना कहकर अनिल चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सीक्रेट आर्मी बेस की गहराई में बने उस हाई सिक्योरिटी लैब के कोने में गौतम एक चेयर पर बैठा था, लेकिन उसका मन किसी और जगह भटक रहा था। उसकी आंखों के सामने अवनी का चेहरा बार बार उभर रहा था। वो धीरे से बड़बड़ाया, क्यों हर बार जब भी मैं और अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई तूफान आकर हमें अलग कर ही देता है। वो यही सोच रहा था कि कितनी बार उसने वादा किया था कि वो अवनी को समय देगा, उसके साथ रहेगा, उसकी बातें सुनेगा, लेकिन हर बार उसकी जिम्मेदारियां उसे अवनी से दूर कर देती थीं। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके पीछे से गहरी पर गर्मजोशी भरी आवाज आई, क्या सोच रहे हो गौतम? गौतम पीछे मुड़ा तो वहां डॉक्टर अय्यर खड़े थे। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं बस इस पैंडेमिक के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर अय्यर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर हल्का सा सिर हिला दिया। बात सीरियस तो है, लेकिन डॉक्टर ब्रिजमोहन की बात का बुरा मत मानना।
तुम्हें अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखना होगा। मुझे यकीन है कि तुम इस वायरस से लड़ने का तरीका ढूंढ निकालोगे। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें डॉक्टर कपूर की जान बचाते हुए देखा है। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत और हुनर है। रॉयल घर जमाई तो फुटबॉल किसी वाले और का एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में बस जाओ, हल्के सर्च से कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। दो नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है, बाकी जितने चैनल लीव कर दो। ध्यान रखना सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो, दो नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है, खाली रॉयल घर जमाई सर्च करो, 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देखना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। अलार्म की आवाज लैब के हर कोने में गूंज उठी। गौतम और डॉक्टर अय्यर ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना समय गवाए वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागे। आखिर वो सायरन किस लिए बज रहा था? क्या गौतम उस पैरासाइट को समझकर पैंडेमिक रोक पाएगा? क्या अवनी को गीता का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। लिफ्ट के अंदर का माहौल ठंडा और संकुचित था, लेकिन ऊपर की ओर जाते हुए हर सेकंड लंबा और भारी महसूस हो रहा था। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही तेज ठंडी हवा गौतम और डॉक्टर अय्यर के चेहरे से टकराई। ऊपर जमीन पर एक अजीब सी हलचल थी। बेस के चारों ओर खड़े आर्म सोल्जर सतर्क थे। आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गोल गोल घूम रहा था और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जमीन के पत्थर तक कांप रहे थे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के साथ ही हवा में धूल का तूफान उठ गया। सोल्जर्स ने जल्दी से लैंडिंग जोन को सिक्योर किया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और उसमें से सबसे पहले उतरे डॉक्टर सार्थक, जिनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन साथ ही कुछ अजीब सा तनाव भी। डॉक्टर सार्थक के पीछे उनकी टीम उतरी। सबके चेहरे मास्क से ढके हुए, लैब कोट्स हवा में फड़फड़ा रहे थे। आखिर में एक लड़की उतरी, लैब कोट पहने, लेकिन उसके चेहरे की नरमी और आंखों में चमक थी, बाकी सबको फीका कर दिया। जैसे ही उसकी नजर गौतम पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ कांपे और अगले पल वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। सबके सामने बिना एक पल सोचे वो गौतम से लिपट गई, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा अपना मिल गया हो। गौतम के शरीर में एक ठंडा सा झटका दौड़ गया। उसके आसपास खड़े बाकी साइंटिस्ट और सोल्जर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर हैरानी साफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब नजारा डॉक्टर सार्थक के चेहरे पर था। एक कसा हुआ जबड़ा और आंखों में गहराती बेचैनी। डॉक्टर ब्रिजमोहन तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गौर करने वाला ठंडा अहंकार। उसने डॉक्टर सार्थक की ओर हाथ बढ़ाया। वेलकम डॉक्टर सार्थक, फाइनली यू आर हियर। डॉक्टर सार्थक ने भी औपचारिकता निभाई, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस तरफ था जहां गौतम अब भी खड़ा था, और उसके पास खड़ी थी वो लड़की जिसने अभी अभी उसे गले लगाया था। डॉक्टर भाग्यश्री, गौतम की पुरानी दोस्त और आईएचओ की एक वर्ल्ड फेमस रिसर्चर। गौतम के लिए उसकी आंखों में एक पुराना अपनापन था, जैसे वक्त ने उनके रिश्ते की गहराई को छुआ ही ना हो। रॉयल घर जमाई रॉयल वाले एपिसोड सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाएगा, सर्च कीजिए रॉयल घर जमाई क्रिप्टो। दो नंबर पे जो चैनल मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है, बाकी जितने चैनल लीव कर दो। ध्यान रखना सारे चैनल को लीव करने के बाद जब सर्च करोगे तो रॉयल घर जमाई क्रिप्टो, दो नंबर पे जो मिलेगा उसी को ज्वाइन करना है। 11,011 के प्लस मेंबर है, खाली रॉयल घर जमाई सर्च करके 4 नंबर पे चैनल मिलेगा। ध्यान से देख लेना, 11,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है। अब एक सीरियस क्राइसिस के वक्त पर थे, ना कि वो कोई नॉर्मल मीटिंग थी। डॉक्टर सार्थक अभी भी गौतम को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश कर रहा हो। वो ब्रिजमोहन से बोला, वो कौन है? बस एक मामूली इंसान जिसे पता नहीं क्यों डॉक्टर अय्यर यहाँ लेकर आ गए। ब्रिजमोहन ने यह कहते हुए हल्का सा मुंह बना लिया, जैसे गौतम की मौजूदगी उसे खल रही हो। डॉक्टर सार्थक ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस गौतम की तरफ एक नजर डाली जिसमें जिज्ञासा और शायद थोड़ी सावधानी भी थी। ब्रिजमोहन ने हाथ के इशारे से सबको आगे बढ़ने को कहा। पूरी टीम सोल्जर्स की सिक्योरिटी के बीच सीक्रेट बेस के अंदर बनी उस अंडरग्राउंड बंकर की ओर चल पड़ी। भारी लोहे के दरवाजे खुले और सबके कदमों की गूंज लंबे ठंडे कॉरिडोर में फैल गई। हवा में एंटीसेप्टिक की तेज गंध थी और दीवारों पर लगी फेंट वाइल्ड लाइट हर चेहरे को हल्का सा भुतहा बना रही थी। आखिर में वो सब बंकर के भीतर बने एक विशाल मीटिंग हॉल में पहुंचे, जिसके बीच में गोल लकड़ी की टेबल थी। चारों तरफ बड़े बड़े मॉनिटर स्क्रीन और छत से लटकते कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे। ये वही जगह थी जहां आने वाले पलों में दुनिया को बदल देने वाले फैसले लिए जाने वाले थे। बाहर की दुनिया, उसकी आवाजें, उसकी हलचल, सब उस गहरे बंकर की ठंडी सन्नाटेदार दीवारों के पीछे कैद हो गईं। अब बस कुछ चुनिंदा लोग वहां मौजूद थे और उनके सामने था एक अदृश्य दुश्मन जो दुनिया में तबाही मचा रहा था। गोल लकड़ी की टेबल के बीचों बीच एक डिजिटल पैनल जगमगाया। उस पर स्लोली इमेजेस और माइक्रोस्कोपिक विजुअल्स उभरने लगे, वो जो कि गौतम ने पिछले कई घंटों में तैयार किए थे। लेकिन इस वक्त वो विजुअल्स गौतम नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिजमोहन दिखा रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं जेंटलमैन, ये वायरस अकेला काम नहीं कर रहा। इसके साथ एक रेयर प्रकार का पैरासाइट जुड़ा हुआ है जो ह्यूमन होस्ट के नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। ये पैरासाइट पहले डोरमेंट रहता है और फिर अचानक एक्टिव होकर होस्ट की बॉडी को वीकन कर देता है। गौतम की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ये वही लाइंस थी, वही ऑब्जर्वेशंस जो उसने अपने नोट्स में लिखी थी, वो डेटा जो उसने माइक्रोस्कोप स्टडी के बाद इकट्ठा किया था। लेकिन यहां ब्रिजमोहन उसे ऐसे पेश कर रहा था जैसे ये उसकी खुद की खोज हो। डॉक्टर अय्यर की नजर तुरंत गौतम की तरफ गई। उसके चेहरे पर एक अनकहा गुस्सा था। वो जानता था वो डेटा, वो इमेजेस, वो फाइंडिंग्स सब गौतम की मेहनत के नतीजे थे। लेकिन ब्रिजमोहन हमेशा की तरह सारे क्रेडिट को अपने नाम पर लिखने की कोशिश में था। पैरासाइट का नर्वस सिस्टम से कनेक्शन हमें एक नया एंगल देता है। अगर हम इस पैरासाइट को न्यूट्रलाइज कर दें तो वायरस की रेप्लिकेशन रेट ड्रास्टिकली कम हो सकती है। डॉक्टर सार्थक ध्यान से सुन रहा था। उसकी टीम में बैठे साइंटिस्ट बीच बीच में बातें नोट कर रहे थे। भाग्यश्री ने गौतम की ओर देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, कुछ क्लैरिफाई करेगा, लेकिन गौतम चुप था, मानो जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा था और उसके होंठ खामोश थे। तभी डॉक्टर सार्थक बोला, रॉयल घर जमाई Interesting. क्या ये पैरासाइट किसी स्पेसिफिक रीजन में ज्यादा एक्टिव होता है? डॉक्टर ब्रिजमोहन बोला, हमारे डेटा के हिसाब से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ज्यादा एक्टिव होता है, खासकर ऐसे एरियाज में जहां सैनिटेशन पुअर है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये राजस्थान जैसे क्लाइमेट में कैसे पनप। अय्यर के चेहरे पर इरिटेशन साफ झलक रही थी। उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए अपनी आवाज में हल्का तंज भरा, और ये स्पेसिफिक पैरासाइट सैंपल हमें कहां से मिला डॉक्टर ब्रिजमोहन?
डॉक्टर अय्यर का बीच में बोलना डॉक्टर ब्रिजमोहन को जरा सा भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, फील्ड सैंपल ईस्टर्न प्रोविंस से। गौतम ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो फील्ड ट्रिप, वो सैंपल कलेक्शन सब उसी ने किया था, रिस्किंग हिज ओन सेफ्टी। लेकिन अब उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा था। तभी सार्थक की टीम में से एक ने पूछा, अगर पैरासाइट को टारगेट किया जाए तो क्या वायरस म्यूटेट होकर बच निकल सकता है? ब्रिजमोहन ने जवाब दिया, म्यूटेशन की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन अगर हम पैरासाइट की लाइफ साइकिल डिसरप्ट करें तो वायरस की अडॉप्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अय्यर अब और चुप नहीं रह सका, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि पैरासाइट की लाइफ साइकिल का पैटर्न किसने पहली बार नोट किया था और ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ब्रिजमोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में इरिटेशन की हल्की झलक थी। हम सब एक टीम है डॉक्टर अय्यर, डिस्कवरीज कलेक्टिव होती हैं। गौतम ने सिर झुका लिया। वो जानता था ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। वायरस से बड़ी लड़ाई शायद उस कमरे के अंदर लड़ी जानी थी, सच और झूठ, ईमानदारी और पॉलिटिक्स के बीच। मीटिंग हॉल में चुप्पी फैल चुकी थी। डिजिटल स्क्रीन पर पैरासाइट और वायरस की जटिल तस्वीरें घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य खेल का हिस्सा हो। लेकिन कमरे का माहौल अब साइंस से ज्यादा ईगो और स्ट्रेटेजी से भरा हुआ था। मुझे लगता है इस पैरासाइट को कंट्रोल करने का कोई भी कन्वेंशनल मेडिकल तरीका काम नहीं करेगा। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें एक जल्दबाजी साफ झलक रही थी। सभी साइंटिस्ट उसका चेहरा देखने लगे। हमने जो भी ड्रग्स और केमिकल कंपाउंड्स ट्राई किए हैं, उनमें पैरासाइट की रेजिस्टेंस बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। किसी ऐसे तरीके की तरफ जाना होगा जो मॉडर्न साइंस के दायरे से बाहर हो। कमरे में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। ब्रिजमोहन ने हल्की सी आईब्रो उठाई, जैसे उसे वो बात अजीब लगी हो। सार्थक ने पेन टेबल पर घुमाना शुरू कर दिया। तभी गौतम ने धीरे से कहा, मेरे पास एक तरीका है। सारे सिर उसकी तरफ मुड़ गए। उसकी टोन में एक ठहराव था, एक अजीब कॉन्फिडेंस। और ये तरीका मॉडर्न नहीं, एंशिएंट है। सार्थक की भौहें सिकुड़ गईं। ब्रिजमोहन के चेहरे पर आधी हंसी आ गई, लेकिन भाग्यश्री और डॉक्टर अय्यर की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ये वायरस कोई नया नहीं है। 5th सेंचुरी में ईस्टर्न कंट्रीज में फैला था। उस वक्त एक इंडियन मंक बोधिधर्मा ने इसे आयुर्वेद की मदद से ठीक किया था। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। तभी डॉक्टर सार्थक बोला, आयुर्वेद? सीरियसली? गौतम, ये कोई जड़ी बूटी वाला नुस्खा नहीं है। ये 21st सेंचुरी है। मॉडर्न वायरोलॉजी में सेंचुरीज पुराने इलाज ढूंढे नहीं जाते। डॉक्टर ब्रिजमोहन सार्थक से सहमत होते हुए बोला, एग्जैक्टली, पैंडेमिक से लड़ाई माइक्रोस्कोप और लैब के अंदर होती है, ना कि पुराने ग्रंथ पढ़कर। गौतम की आंखों में इरिटेशन साफ दिखने लगी। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों का ढेर है? तुम गलत हो सार्थक। कमरे में अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। गौतम का चेहरा सख्त हो चुका था और उसकी आवाज अब गहरी थी, जैसे वो सेंचुरीज पुराने सच को दोबारा जगा रहा हो। गौतम ने आगे कहा, आयुर्वेदा सिर्फ मेडिसिन नहीं, ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है। जैसे हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने विकसित किया था। उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं थी, लेकिन ह्यूमन बॉडी और नेचर की समझ इतनी गहरी थी कि मॉडर्न मेडिसिन भी उसकी बराबरी नहीं कर पाई। सब गौतम को ध्यान से सुन रहे थे और वो लगातार बोले जा रहा था। ऋषि चरक, जिन्हें आयुर्वेद का फादर कहा जाता है, उन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज, उनके कारण और उनके इलाज का डिटेल वर्णन है। उन्होंने इम्यूनिटी, डाइट और माइंड बॉडी बैलेंस की जो बातें लिखी, आज मॉडर्न इम्यूनोलॉजी में उन्हीं प्रिंसिपल्स को नए नामों से पढ़ाया जा रहा है। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुश्रुत, जिन्हें दुनिया का पहला सर्जन कहा जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में सर्जरी टेक्निक्स, बोन सेटिंग, प्लास्टिक सर्जरी और कैटरेक्ट ऑपरेशन तक का वर्णन किया, वो भी 2000 साल पहले। वहीं बोधिधर्मा ने 5th सेंचुरी में प्लेग जैसे फैलने वाले वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर्ब्स, डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडीज ओन डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने वाले मेथड्स अपनाए थे। उन्होंने बताया था कि बॉडी का ट्रेन बदल दो तो डिजीज खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगी। गौतम की बातें सब ध्यान से सुन रहे थे और वो सब उसकी बातों से हैरान भी थे। आयुर्वेदा की मूल फिलॉसफी है कि डिजीज का रूट कॉज खत्म करो, सिर्फ सिम्टम्स दबाने की कोशिश मत करो। मॉडर्न मेडिसिन सिम्टम्स टारगेट करती है, जबकि आयुर्वेदा कॉज टारगेट करता है। आज मॉडर्न फार्माकोलॉजी में 25% से ज्यादा ड्रग्स प्लांट बेस्ड हैं, जिनके प्रिंसिपल्स आयुर्वेदा में सेंचुरीज पहले लिख दिए थे। गौतम की आवाज अब कमरे की हर दीवार से टकरा रही थी। सब वो सुनकर भौचक्के थे। गौतम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यही रीजन है कि बोधिधर्मा का तरीका वर्क किया था, क्योंकि उन्होंने हर पेशेंट को एक यूनिक बायोलॉजिकल सिस्टम माना, ना कि सिर्फ एक और इन्फेक्शन केस। कमरे में एक अजीब सा असर फैल चुका था। ब्रिजमोहन ने नजरें स्क्रीन की तरफ मोड़ ली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की खींच थी। तभी भाग्यश्री बोली, गौतम सही कह रहा है। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन शायद हमें इस पैरासाइट के खिलाफ असर दिला सकता है। गौतम ने धीरे से अपनी कुर्सी पर टेक लगाई, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ पैंडेमिक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद की लड़ाई थी। और शायद इस बार इतिहास खुद को दोहराने वाला था, बौद्ध धर्म के तरीकों के साथ। मीटिंग हॉल का एटमॉस्फेयर पहले से भी भारी और टेंस था। रूम की हाईटेक लाइट्स धीमी हो गई थी और प्रोजेक्टर की हल्की हरी रोशनी पूरे हॉल में फैल रही थी। व्हाइट बोर्ड्स पर कॉम्प्लेक्स वायरस डायग्राम्स और पैरासाइट की इमेजेस फ्लिकर कर रही थी। हर साइंटिस्ट अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन आंखें लगातार गौतम की ओर थी। तभी डॉक्टर सार्थक एक तेज और एरोगेंट अंदाज से बोला, वाह गौतम, क्या स्पीच दे रहे हो। सच कहूं तो ये स्पीच किसी हिस्ट्री क्लास के लिए या फिर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को देने के लिए परफेक्ट है, लेकिन यहाँ कोई हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही। सार्थक की आवाज में एरोगेंस और मॉकरी की मिलीजुली टोन थी। हॉल की हवा ठंडी सी हो गई। गौतम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सार्थक ने आगे कहा, ये क्राइसिस का दौर है, हमें मॉडर्न टेक्निक्स और लेटेस्ट वायरोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। आयुर्वेदा के एंशिएंट मेथड्स अब काम नहीं आएंगे। ब्रिजमोहन ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे सार्थक की बात में दम हो। बिल्कुल सही डॉक्टर सार्थक, ऐसे वक्त में इमोशंस पर बहकर पुराने मेथड्स की बातें करना वेस्ट ऑफ टाइम है। गौतम की आंखों में गुस्सा उभर आया। ब्रिजमोहन की चापलूसी और सार्थक की एरोगेंस कंबाइंड उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाग्यश्री ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, डॉक्टर सार्थक, मुझे ये अप्रोच गलत लगता है।
गौतम कोई ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं है। इनकी आयुर्वेदा की नॉलेज रेयर है। हम मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदिक नॉलेज दोनों को साथ लाकर ही इस क्राइसिस का सोल्यूशन खोज सकते हैं। हॉल में कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। गौतम की तरफ देखकर भाग्यश्री ने हल्का स्माइल किया, जैसे उसे कॉन्फिडेंस दे रही हो। और सार्थक का चेहरा पल भर के लिए चमका, लेकिन फिर उसमें इरिटेशन और जेलसी की ध्यान सारे चैनल को लीव करने के बाद सर्च करोगे तो रॉयल गौतम को सपोर्ट दो नंबर पे जो उसे मिलेगा उसे पसंद ज्वाइन नहीं। करना है। 11011 के प्लस मेंबर हमारी है, टीम रॉयल मैसेज करते हो तो 4 हम नंबर पे चैनल कोलैबोरेशन में काम ध्यान से नहीं देखना, करते और 11010 मेंबर है, उसी फ्रेंकली को मुझे ऐसे ज्वाइन किसी के साथ काम करने की जरूरत नहीं जो आयुर्वेद जैसी दकियानुसी बातें करता हो। ये सुनते ही गौतम की आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि वो आयुर्वेद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हॉल में टेंशन इतनी गहरी हो गई थी कि लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गौतम डॉक्टर सार्थक को क्या जवाब देगा? क्या सार्थक गौतम को अपनी टीम में शामिल करेगा? क्या उस महामारी का कोई सॉल्यूशन निकलेगा? जानने इन सवाल का जवाब जानने के लिए आगे बने रहिए देसी टाउन FM पे। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट एपिसोड टाइम से मिल जाएगा।